हाँ बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या होता है आज हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। ईएमएफ जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ ट्रीट करते हैं, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें बेटा ईएमएफ की कि व्हाट इज ईएमएफ, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम का मतलब मोटिव, एफ का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन मोशन प्रोवाइड करे। इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो ये फोर्स नहीं है, यहाँ पर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस से होता है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा डिफरेंस और डिफरेंट होता है। कैसे? सिंपली कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, मैं थोड़ा ब्रॉड करके बताऊँ, सेल में एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा होता है। तो मेरे पास एक सेल है। अब जब भी हम क्या करते हैं, सपोज करो एक बैटरी है, बैटरी के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इस बैटरी को मैंने दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको चार्ज करने के लिए, करेक्ट। अब जब चार्जिंग प्रोसेस होती है तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, जनरली जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव बनता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या बनता है, नेगेटिव। वो बनता कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं। पहले पूरा न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव प्लेट बना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया तो ये नेगेटिव प्लेट बना। ठीक, सिमिलर अगला इलेक्ट्रॉन निकला, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक तरह से इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बनते आते हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनते आते हैं। हुआ इतना क्लियर? ये प्रोसेस जो होती है चलती रहती है, और मेरा जो सेल है वो क्या होता रहता है बेटा, चार्ज होता रहता है, करेक्ट। अब जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज जाता है। इस तरह से सपोज कर लो ऐसा हो गया और मैंने बैटरी को निकाल दिया। ठीक है, जब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ गया और मैक्सिमम जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैंने क्या करा, मैंने बैटरी को निकाल दिया, ये फुली चार्ज हो चुका है। अब जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो सेल के इस इलेक्ट्रोड पर मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। मान लो कि यहाँ पर प्लस V पोटेंशियल और यहाँ पर माइनस V पोटेंशियल है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V में से माइनस V को हटा दो तो यहाँ बचेगा 2V। तो 2V इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिला है हमें, दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, अब ये ईएमएफ हमें तभी मिल पाएगा जब यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो सर्किट से कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ये सर्किट से कनेक्ट हो गए ना, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। फिर ये करंट ऐसे यहाँ फ्लो होगा, फिर इस तरह से चार्ज फ्लो होता जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरा सर्किट ओपन होता है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड ईएमएफ व्हेन सेल इज इन ओपन कंडीशन। जब मेरा सेल क्या होता है, ओपन कंडीशन में होता है, सेल ओपन होना चाहिए। अगर मेरा सेल ओपन होता है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। अब होगा क्या, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको क्लोज कर दे, मान लो ये सेल था मेरा, ये पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, इसके अक्रॉस क्या था, ईएमएफ था। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने से करंट फ्लो हुआ, और करंट को फ्लो होने से यहाँ पर ये करंट फ्लो हुआ R रेजिस्टेंस में आई, जिससे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V। ठीक है, जैसे हमने करंट को फ्लो किया, करंट को फ्लो करने से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितना, V। अगर यहाँ पर V ड्रॉप हो गया E में से, तो रिमेनिंग जो बचा है, ठीक है, वो जो ड्रॉप किया है रिमेनिंग, वो किसने ड्रॉप किया है बेटा, एक्चुअली इस सेल के अंदर एक और कोई डिवाइस होती है, एक और कोई रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल इसलिए बोला गया क्योंकि सेल क्या इंटरनली डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं जिसमें सेल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो ईएमएफ है वो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हुआ इतना क्लियर? अब हमें पता है कि जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करते से यहाँ पर मुझे ईएमएफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस मिला? क्योंकि कुछ वैल्यू जो थी वो ड्रॉप हो गई। वो ड्रॉप किसने की? इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस ने इस वैल्यू को ड्रॉप कर लिया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप कर ली जाती है। इस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे सेटअप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर ये होता है ईएमएफ और ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। हुआ इतना क्लियर? तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज इन ओपन कंडीशन, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है फ्लो ऑफ करंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हुआ इतना क्लियर? तो ये तो क्या हो गया मेरा? ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें एक रिलेशन होता है, बड़ा सिंपल सा रिलेशन। क्या कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो इसको निकालने के लिए मैंने इस सर्किट को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, जिसका रेजिस्टेंस आर है। मान लो इसमें कितना करंट फ्लो हुआ? आई करंट फ्लो हुआ, जिससे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वी होगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या आएगा हमारा बेटा? रिलेशन बिटवीन, और ये रिलेशन हमें आगे यूज भी करना है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है कि जो मेरा टोटल करंट होता है बेटा टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस तो ये दोनों सीरीज में है। अब अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप across R, V is equal to IR, R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, V is equal to I की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, R प्लस R, VR प्लस VR इज इक्वल टू ER। मुझे R निकालना है, VR इज इक्वल टू ER माइनस VR, R इज इक्वल टू R बाई V, E माइनस 1, ठीक है। और सॉल्व कर लें इसको हम, तो आएगा R E बाई V, सॉरी यहाँ पर V है, माइनस 1। इस तरह से हमारा रिलेशन डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। ये रिलेशन आगे हम एक डिवाइस होती है मेजरिंग डिवाइस पोटेंशियोमीटर, उस पोटेंशियोमीटर में यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर बेटा बात की जाए, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसपे जनरली क्वेश्चन आ जाता है, 99% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के बोर्ड में। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हेडिंग है हमारा बेटा वो क्या होगा? किरचॉफ्स लॉ। अब ये क्या होता है? तो जनरली अभी तक हमने देखा कि जितने भी मेरे सर्किट इजी होते हैं, इजी मतलब जिसमें मुझे देख के समझ में आता है कहाँ सीरीज लग रहा है, कहाँ पैरेलल बन रहा है, लग रहा है, वहाँ तो कोई इशू आता नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट कई सर्किट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ हमें समझ में नहीं आता है कि वहाँ हम सीरीज अप्लाई करें या पैरेलल अप्लाई करें, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कैसे फाइंड किया जाए। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर स्पेशल लॉ यूज़ करने होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए जो लॉस दिए गए हैं वो होते हैं बेटा क्या? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ ने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जनरली हमें दो तरह के लॉ दिए। पहला जो लॉ होता है उसको बोलते हैं KCL, जिसका मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। या इसको किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, जंक्शन लॉ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है बेटा?
कि कोई भी एक पर्टिकुलर जंक्शन को तो समझते होंगे आप, जहाँ पर बहुत सारे चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट, जंक्शन का मतलब वायर्स है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे वायर्स आपस में क्या होंगे बेटा, कनेक्ट होंगे। तो मान लो कि एक जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारे वायर जो है आपस में मिल रहे हैं इस तरह से। इस वायर से जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, यहाँ से भी जा रहा है I3, फिर आ रहा है I4, फिर आ रहा है I5। इस तरह से बहुत सारे करंट आ रहे हैं, कहीं करंट जा रहे हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मीटिंग ऑफ ऑल दी करंट एट जंक्शन इज जीरो। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट होती है उन सभी का एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है बेटा, जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सारी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा बेटा हमेशा क्या होगा, वो जीरो ही होगा। ठीक है, अब वो कैसे, जीरो तभी हो सकता है जब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और दूसरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ करंट को पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, कुछ करंट को नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा। अब किसे पॉजिटिव लेना है किसे नेगेटिव लेना है, साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। और साइन कन्वेंशन क्या बोलता है बेटा, जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आता है वो पॉजिटिव होता है, जितना करंट जंक्शन से दूर जाता है क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें जंक्शन की तरफ कौन सा रहा, I1 पॉजिटिव होगा, और कौन सा रहा I4, और कौन सा रहा I5, ये पॉजिटिव है। जा कौन सा रहा I2 तो नेगेटिव, और I3 भी नेगेटिव, इक्वल टू जीरो। मतलब I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3। ये क्या होता है बेटा मेरे पास, जंक्शन लॉ। हुआ इतना क्लियर? ठीक है, अब जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को जितना चार्ज पर सेकंड जंक्शन पर आता है उतना ही चार्ज पर सेकंड जंक्शन से निकलता है। चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे बेस्ड होता है कि चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, नहीं उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो यहाँ एक वायर से दूसरे वायर में ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, जंक्शन लो हो गया। सेकंड जो होता है यहाँ पर वो होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर इसको लूप लॉ भी कहा जाता है। अभी क्या होता है समझिए, तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है या फिर जो लूप लॉ होता है बेटा वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपने एक रजिस्टर लगाया हुआ है इस तरह से, फिर एक सेल लगा दिया है, फिर यहाँ पर एक और ब्रांच में एक रजिस्टर लगा दिया है, फिर एक सेल लगा दिया है, फिर थर्ड ब्रांच में यहाँ पर एक आपने रजिस्टर लगा दिया है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, सीरीज पैरेलल कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। इसका EMF E1 ले लो, इसका EMF E2 ले लो, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस हम R3 एज्यूम कर लेते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला क्या जाता है बेटा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF is always equal to algebraic sum of product of current and corresponding resistance। मतलब जितना EMF होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना एनर्जी सप्लाई किया उतना एनर्जी रेजिस्टेंस को मिलेगा। मतलब दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉ, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड होता है बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। जितना एनर्जी पर सेकंड जितना एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है सर्किट को, उतना एनर्जी सर्किट को मिल भी रहा है। बट ये जो लॉ होता है बेटा एक क्लोज लूप के लिए वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक लूप ले लिया ABCDENF। ठीक है, तो मुझे इसके साइन कन्वेंशन में क्या करना पड़ेगा, देखिए बड़े ध्यान से। साइन कन्वेंशन बोलता है कि अगर मैं लूप के अंदर ट्रेवर्स कर रहा हूँ क्लोज लूप के अंदर इस तरह से कि मैं लूप के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूँ सेल में, तो EMF पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव। अगर मैं लूप के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ इस तरह से कि मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो IR पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और यहाँ जंक्शन पे I1 तो I2 दोनों आया तो मिलकर I1 प्लस I2 हो गया।
आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। ठीक है, अब मैं लूप अप्लाई करता हूँ कौन सा, इन लूप ABCFA, इस लूप को मैं इस तरह से फॉलो करता हूँ। मान ये मेरी डायरेक्शन है। अब देखो मैं जा रहा हूँ ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव, मैंने बताया नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाते हैं तो EMF कम से ज़्यादा पर जा रहे हैं तो EMF पॉजिटिव होगा, फिर घूम के ऐसे आए। अब देखो वापस से मुझे दूसरा एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से कम जा रहा हूँ तो मैं डिक्रीज हो रहा हूँ तो माइनस, अगर मैं इंक्रीज होता हूँ तो प्लस, डिक्रीज होता हूँ तो माइनस, इक्वल टू लगा दिया क्योंकि कोई EMF नहीं है। अब अगर हम इधर देखें तो मेरी डायरेक्शन, देखो मेरी डायरेक्शन एरो इधर है और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो I और R का प्रोडक्ट पॉजिटिव, I कितना है I1, R कितना है R1 पॉजिटिव। सिमिलरली अब मैं ऐसे जाता हूँ, घूम के ऐसे जा रहा हूँ, बट करंट ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो I और R का प्रोडक्ट नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम लूप लेते हैं कौन सा, CDEFC, इस लूप की बात करें, ठीक है, मैं इस लूप में सपोज करो इसी तरह से ट्रेवल्स कर रहा हूँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ E2 और कोई EMF नहीं है, इज इक्वल टू मेरी डायरेक्शन I2 R2 प्लस R3 I1 प्लस I2। तो ये दो इक्वेशन बन गई, तो मुझे कोई भी दो क्वांटिटी अननोन होगी, इस इक्वेशन के थ्रू मैं उन अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा बेटा क्या, किरचॉफ लॉ। कल हम इस किरचॉफ लॉ के बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।